नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चला आ रहा आरक्षण विवाद से पर्दा अब जल्द उठेगा। ऐसा इसलिए कि सरकार की ओर से बनाए गए क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने सर्वे में पाया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 41% है, वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों की कुल संख्या की आबादी 3% तक पाई गई है। जनगणना में ओबीसी का अलग से वर्गीकरण नहीं होने से यह संख्या अभी तक अनुमानों पर आधारित थी। माना जाता है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% से 54% तक है। माना जा रहा है कि इसे कैबिनेट में चर्चा के बाद सदन के पटल पर रखा जा सकता है। सहमति बनी तो इसे सरकार अपने पक्ष में कोर्ट में भी इस्तेमाल कर सकती है। वहीं अब आयोग की रिपोर्ट की अगर बात करें लेकर प्रदेश में सियासती और सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार के आरक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि इस सरकार के खाने और दिखाने के दांत और हैं, यानी अलग अलग तरीके से अब सियासत देखने को मिल रही है। जितना उन्होंने कहा उसके पैरामीटर तो वो सेट नहीं हो रहे हैं। सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में सदन के पटल पर इसे रखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा कि जो रिपोर्ट आया है उस पर शक नहीं करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से हम लोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव के समय राशन कार्ड बनवाते थे, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही काट देते थे। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वांटिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी वो तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सदन के पटल पर वो आ जाए, उसकी अधिकृत जानकारी हमारे पास आ जाए, हम उसका अध्ययन कर लें। मैं समझता हूं उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना उचित रहेगा। इस सरकार के खाने के और है, दिखाने के और है। इस सरकार के बारे में जो छत्तीसगढ़ी में हाना है ना कि चोर लपेला दे और सावल जगा दे, ये स्थिति को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। लगातार आरक्षण को लेकर अब बयानबाजी तेज है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या चुनाव नजदीक आते ही आरक्षण के मुद्दे याद आने लगते हैं। क्या वोटर को सिर्फ आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है। अब इन तमाम पहलुओं पर अब चर्चा होगी। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज इसी मुद्दे पर बहस किया जाएगा कि आखिरकार चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर क्यों शुरू हो गया है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। देवलाल ठाकुर, प्रवक्ता भाजपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले धनंजय जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, चुनाव नजदीक आ रही है तो आरक्षण याद आ गए। ये भाजपा का चरित्र हो सकता है। आज जिस विषय पर जो क्वांटिफाइड डाटा है, जो ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को पुख्ता आधार बताता है, उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में प्रदेश के जो ओबीसी समाज है उसको उनके जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण देने की घोषणा की। और निश्चित तौर पर जब भी आरक्षण की घोषणा होती है, जैसे कोई ना कोई पक्ष न्यायालय चले जाता है
उसी तरह न्यायालय से 32% आरक्षण के समय भी कोई न्यायालय जाकर अपने अधिकार की बात किया था। तो जब मामला न्यायालय में गया तो हमारी सरकार ने फैसला किया और न्यायालय की जानकारी भी हमने दिया कि हम को आरक्षण दे रहे हैं। उसके पुख्ता आधार हमारे पास है। हमने न्यायालय को कहा कि ये क्वांटिफाइड डाटा जो ओबीसी वर्ग के डाटा कलेक्शन के लिए हमने आयोग का गठन किया है, उस आयोग को जो रिपोर्ट आएगी उसको हम न्यायालय में रखेंगे। तो ओबीसी वर्ग में 27 आरक्षण दिया है, उसके आधार इसमें होंगे। और निश्चित तौर पर आज जो आयोग है उन्होंने डाटा राज्य सरकार को सौंप दिया है और राज्य सरकार उस आयोग को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस आयोग के डाटा को विधानसभा के सत्र में रखेंगे। वहां पे विस्तृत चर्चा उस पर होगी और ओबीसी वर्ग को, आदिवासी वर्ग को, एससी वर्ग को और जो 10% गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाता है जी, उस आरक्षण के मसले को यहाँ पे लागू करेगी और सभी वर्गों को उनको कानूनी अधिकार देगी। ठीक है धनंजय जी, मेरा सवाल यही आपसे भी कि जब चुनाव एकदम नजदीक आ रहे हैं, इससे पहले आरक्षण की बात अब जोरों पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि ये आरक्षण जो हम देने जा रहे हैं इस राज्य के, चाहे आदिवासी समाज को हो, चाहे एससी वर्ग को हो, चाहे ओबीसी वर्ग को हो, या आर्थिक रूप से जो अक्षम जो लोग हैं उनको 10%, ये चुनाव का मसला नहीं है। ये सरकार को दायित्व होता है जो समाज के उन लोगों को आगे लाने का, ठीक है, मुख्य धारा में जोड़ने का। ठीक है देवलाल जी, ठीक है सर, आपकी बात आगे। देवलाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार आरक्षण का मुद्दा अभी क्यों आज आया है, इससे पहले क्यों नहीं? क्या चुनाव जब नजदीक आ जाते हैं वोटरों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक अलग तरीका है क्या ये कोई? देखिए, ये बात तो कांग्रेस से पूछना चाहिए क्योंकि सरकार उनकी है और हमेशा से कांग्रेस की ये रीत रही है इस पे पेश करके वर्ग समुदाय दिग्भ्रमित करना। इस छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेस की सरकार में इस मुख्यमंत्री ने बहुत ही इस प्रकार से रचना की है कि वर्ग से वर्ग और से लड़ाने का कार्य किया है। अभी मसला ये था कि आदिवासियों के आरक्षण का मसला था 32%, अब फिर से ये लोगों को एक दूसरे से जुझाने का कार्य कर रही है। 32% आरक्षण दिलाने के मूड में बिल्कुल ही ये कांग्रेस की सरकार नहीं दिखती और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों का आरक्षण को तो नहीं बचा पाए, उसके साथ ही साथ जिस वर्ग से वो आते हैं ओबीसी वर्ग से, उनका भी आरक्षण वो 27% करने के बाद नहीं बचा पाए। अभी बता रहे थे हमारे प्रवक्ता जी की कोई ना कोई कोर्ट चले जाता है, लेकिन कांग्रेस का एक चरित्र देखिए कि कोर्ट जाने के लिए भी कांग्रेस ही तय करती है कौन व्यक्ति कोर्ट जाएगा और आरक्षण देने के लिए भी आरक्षण भी तय करती है कांग्रेस की कौन कैसे आरक्षण दिया जाएगा। आपने 27% ओबीसी वर्ग को दिया, कुणाल शुक्ला वहां पर याचिका लगाते हैं और आरक्षण रुक जाता है। आपकी अकर्मण्यता के कारण आरक्षण रुक गया। उसी कुणाल शुक्ला को कांग्रेस पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। तो इनकी चरित्र को समझने की आवश्यकता है कि आज ये लोग फिर से क्वालिफाइड डाटा लाकर जो जनगणना के अनुसार जो कर रहे हैं, पहले ये बताते थे कि 50% या 51% ओबीसी वर्ग का है कह के, लेकिन आज जो डाटा पेश कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 41% आ रहा है। तो ये फिर से इस छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित और भ्रमित करने वाली है, वर्ग से वर्ग और जाति से जाति को फिर से आपस में भिड़वाने वाली है। इस प्रदेश की जनता को समझना है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरित्र को कि कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आदिवासी आरक्षण को समाप्त करने के लिए कैसे प्रयोजन कर रहे हैं। और निश्चित ही आप जो बोल रहे हैं चुनाव का समय है, तो ये तो करने ही वाले नहीं थे कि आदिवासियों का आरक्षण 32% समाप्त हो गया था। इनके मन में जब भय आया कि भानु प्रतापपुर में आदिवासी समाज ने एक कसम खा ली, गांव-गांव में लोग कसम खा रहे हैं अपने देवी देवता को, इस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाना है, इसलिए कांग्रेस कहीं से डरी हुई, सहमी हुई। और मैं तो इस प्रदेश के माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, कांग्रेस डरी हुई है इसलिए आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। धनंजय जी, कितने डरे हुए हैं आप लोग? चरित्र है वो जनता के बीच उजागर हो चुका है जी। किस प्रकार से 32% आरक्षण आदिवासी समाज को दिया गया, तो एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती कर भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्गों को लड़ाने का काम किया था। एससी वर्ग के लोग अपने अधिकार के न्यायालय में गए क्योंकि रमन सिंह और भाजपा और आरएसएस की नीति है कि आरक्षण को खत्म करना है, चाहे मोहन भागवत जी हो या इनके मनमोहन वैद्य जी हो या भाजपा के बड़े नेता हैं, हमेशा से जो दबे कुचले लोगों को जो आरक्षण मिलता है उसका विरोध करते हैं साझी तौर पर।
और कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण जो है ये देश के लिए ठीक नहीं है। मतलब इनकी मानसिकता समझिए। और यही नीति रमन सिंह की सरकार के दौरान उठाया गया एक वर्ग को, क्योंकि इनके पास इनको आरक्षण देना नहीं था, इनको आरक्षण को खत्म करना था, इसलिए एसटी और एससी वर्ग दोनों वर्गों को भिड़ा दिया, एक आरक्षण में कटौती कर दिया गया, एक आरक्षण को बढ़ा दिया गया। और दुर्भाग्य की बात, मुझे तो भाजपा नेताओं के चरित्र पर शंका होती है, उनके ऊपर बहुत शर्म भी आता है कि जब 32% आरक्षण न्यायालय में गया मामला, तो रमन सिंह चूंकि उस दौरान मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस की सरकार भाजपा की सरकार थी, तो धनंजय जी मुझे ये समझा दीजिए, आरक्षण की आवश्यकता ही इतना क्यों पड़ रही है? कितना आरक्षण कब तक चाहिए? जब तक राज्य के देश के जो अंतिम व्यक्ति है, जो दबे कुचले जो लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जब तक स्थान नहीं मिल जाता, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के अधिकार उन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उस वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि आरएसएस तो आरक्षण विरोधी है, इसीलिए उन्होंने ननकीराम कंवर की कमेटी बनाया और आदिवासी समाज को धोखा दिया, और ननकीराम जी को भी धोखा देने का काम किया, न्यायालय को भी गुमराह किया। हमने क्वांटिफाइड डाटा के बात किया ओबीसी वर्ग के लिए, हमने न्यायालय की जानकारी दिया कि अगर हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, उसका आधार क्या है। जब पूछा गया, हमने कहा डाटा तैयार करने के लिए आयोग गठित किया है, तो न्यायालय से निर्देश मिला आयोग के जो डाटा है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन आरएसएस और भाजपा की सरकार ने न्यायालय को गुमराह किया। 32% आरक्षण देने के लिए इन्होंने आधार बताया नहीं, कमेटी गठित किया है, ननकीराम को धोखा दिए, आदिवासी समाज को धोखा दिए। जब कमेटी की ठीक है धनंजय जी, मेरा एक सवाल ये है, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। संविधान में ये कहीं लिखा हो, सुनिए मेरी बात सुनिए धनंजय जी, मेरी बात सुनिए। देती है और आदिवासी समाज का अपमान करने का काम करती है, और आदिवासी समाज के आड़ में उस बलात्कारी ब्रह्मानंद नेताओं के बचाव संविधान में 27% तक आरक्षण की बात जब उस समय लिखा हुआ था, ये एक निश्चित अवधि दी गई कि ठीक है कि अगर इस निश्चित अवधि के बाद ये हटा दिया जाएगा। लेकिन आज देश 75 साल हो गया आजादी के, क्या हम अंतिम पायदान तक पहुंच ही नहीं पाए? अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाए तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं काम किया? समाज के या दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा मानने का अवसर मिला है, और इसीलिए देखेंगे आप, आज आदिवासी समाज हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे अन्य जो वर्ग हो, जो शोषित वर्ग थे, वह समाज की मुख्य धारा में आए हैं, उनके शिक्षा का विस्तार हुआ है, उनके रोजगार का विस्तार हुआ है, उनके सामाजिक जो आर्थिक समस्याओं का विस्तार हो, तो आर्थिक समस्याओं से उनको निजात मिला है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए कामों के बदौलत है। और जब भी कोई चीज बनता है तो निश्चित तौर पर एक सीमा होती है, पर उस सीमा में अगर वो चीजें और आगे बढ़ाई जाती है, उसमें संशोधन किया जाता है, ये तो सिस्टम में चले आ रहा है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि आरएसएस जो आदिवासी विरोधी है, जो ओबीसी वर्ग का विरोधी है, जो आरक्षण का विरोधी है, और उसकी सरकार ने 15 साल तक वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे आरक्षण लागू रहे। ठीक है, आगे आपके देवलाल ठाकुर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के अभी कह रहे हैं धनंजय सिंह जी कि आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि अंतिम पायदान तक जब तक विकास नहीं हो जाएगा, हर चीज चौमुखी विकास नहीं होगा, तब तक आरक्षण की जरूरत है। आखिरकार देश 75 साल हो गया आजाद हुए, क्या अंतिम पायदान तक अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हैं? और 27% शुरुआत में कहा गया था संविधान के अकॉर्डिंग आरक्षण की बात, आज तक वो खत्म नहीं हो पा रही है। चुनाव आते हैं, सबको याद आ जाता है आरक्षण 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 जो व्यवस्था की गई थी वो खत्म इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस देश में 70 सालों से कांग्रेस ने इस कदर से आरक्षण के नाम पर आदिवासी, जनजाति, दलित समाज, ओबीसी समाज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इनकी जो प्रणाली थी, क्रिया प्रणाली थी, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में हमेशा शोषण के तौर पर काम किया और हमेशा उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप किसी समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके पढ़ने लिखने, शिक्षित होने में, उसके व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने में अगर ध्यान नहीं देते, सरकार नहीं देती, तो निश्चित ही अंतिम व्यक्ति तक का विकास नहीं हो पाएगा। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी मानना भी चाहिए। बिल्कुल, तमाम इन समाजों से माफी भी मांगना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था जो है आज पर्यंत तक चल रही है, उसका कारण ही यही है कि आज समाज के लोगों का विस्तार और विकास नहीं हो पाया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा जी, धनंजय जी आऊंगा आपके पास, ठीक है, बोलिए आप।
कांग्रेस की इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां जिस वर्ग को, ओबीसी वर्ग का आरक्षण जिन्होंने रुकवाया उसको राज्य मंत्री बनाया, जिन्होंने 32% आरक्षण आदिवासियों का रुकवाया उसको आपने कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस क्या बताना चाहती है इस प्रदेश में? वर्ग से वर्ग, संप्रदाय से संप्रदाय, जाति से जाति आपस में भिड़ाना चाहती है क्या? आज तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ के महामहिम जो संवैधानिक के सर्वोच्च पद में बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदिवासी समाज की ओर से, जिन्होंने इस कांग्रेस की सरकार को याद दिलाया कि आप आदिवासियों के आरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं। धनंजय जी आऊंगा अभी आपके पास, कंप्लीट करने दीजिए, आऊंगा आपके पास। विधानसभा सत्र बुलाना पड़ा तब इन लोगों ने कार्रवाई की। आज 29 सितंबर से आदिवासियों का आरक्षण 0 हो गया है, उस पर भी इन्होंने जनता को गुमराह किया कि आदिवासियों का आरक्षण 20% है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत जब इनसे जानकारी मांगी गई तब इनके मुख्यमंत्री के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि किसी का भी आरक्षण इस वक्त नहीं है, आदिवासियों का आरक्षण 0 है। वहीं इनके जो मंत्री हैं TS बाबा, मेडिकल विभाग में जो आदिवासी बच्चे, आदिवासी जाति के बच्चे, आदिवासी बच्चे जो वहां भर्ती हो रहे हैं 20% के हिसाब से हो रहे हैं। तो मतलब इस प्रदेश में 2 तरीके का चरित्र क्यों निकाल रहे हो आप? लोगों को गुमराह। ठीक है, 2 तरीके के चरित्र क्यों दिखा रहे हैं बताइए धनंजय जी, जवाब दीजिए। और जैसा कि देवलाल ठाकुर ने एक और आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा सरकार अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रही वो कांग्रेस की सरकार रही, तो आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई काम कि जिसको लेकर अभी भी आरक्षण की जरूरत पड़ रही है? देखिए, देवलाल ठाकुर के बयान में गुमराह करने वाली बात है। या तो देवलाल ठाकुर स्पष्ट बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही है, क्योंकि ये 2 बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए था। तो आप बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो 8 साल में केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पहले बयान अगर दे दीजिए, गुमराह मत करिए समाज को। दूसरी बात, 32% आरक्षण के मसले पे जिसने रमन सिंह ने धोखा दिया आदिवासी समाज को, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, वो रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते आदिवासी समाज के आरक्षण को खत्म किया, वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जिंदाबाद नारा लगा रही है। दूसरी बात, तो कंफ्यूजन की बात मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट बन जाएगा जो रमन सरकार की मंशा रही कि आदिवासी आरक्षण को खत्म करने की, यहाँ पे देवलाल ठाकुर के बयान से समझ में आ गया कि भाजपा आरक्षण के विरोध कर रही है। बोले तो भाई ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, SC वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ST वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, साफ साफ बोले देवलाल ठाकुर जी। डर किस बात का है? वो क्यों डरते हैं आरक्षण की साफ बात करने पे? और हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी ने जो देश में किया ना, 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बर्बाद कर रही है। चाहे सरकारी संस्थाएं हो या आरक्षण के लिए जो लाभ जो आरक्षित वर्ग को मिलता है, उन संस्थानों का निजीकरण करते हो, चाहे कानून में संशोधन करते हो, ऐसे नरेंद्र मोदी की सरकार उस व्यवस्थाओं को बर्बाद कर रही है, उस व्यवस्थाओं को खराब कर रही है, और जो शोषित वर्ग है उसको हमेशा शोषित रखने निर्णय एक प्रकार से नीति उन्होंने बना रही है। हम तो कह रहे हैं ना, हर वर्ग को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए क्या ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उसके पक्षधर है कि नहीं है? SC वर्ग के आरक्षण को मिल रहा है तो पक्षधर है कि नहीं है? ST वर्ग को आरक्षण मिल रहा है तो उसका पक्षधर है कि नहीं है? और जिन्होंने आदिवासियों के साथ धोखा किया डॉक्टर रमन सिंह, उसको भारतीय जनता पार्टी आके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बना के रखी हुई है? अच्छा धनंजय जी, आप ये भी मानते हैं कि क्या आरक्षण का दुरुपयोग भी हो रहा है? क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं? आप उसको दुरुपयोग होने के क्या प्रमाण बता दीजिए। आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप प्रमाण बताइए ना कि आरक्षण का। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, आप जवाब दीजिए ना। आप लोग राजनीति में, आप लोग बताइए। मेरा सवाल है क्या सवाल जब आपके पूछ रहे हो तो आपकी जानकारी में होगा ना दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो आप सवाल पूछ रहे हो। भाई हमारी जानकारी में दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आरक्षण से तो जो दबे कुछ लोग हैं उसके शिक्षा की व्यवस्था होती है, उनके रोजगार की व्यवस्था होती है, उनके उत्थान की व्यवस्था होती है। आप पूछ रहे दुरुपयोग हो रहा है तो बेहतर आपको जानकारी होगा। नहीं, मेरी जानकारी पे सवाल मत उठाइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं पूछता हूँ आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं? मैं पूछता हूँ आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं? क्यों आप पूछोगे आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं, अगर मैं पूछता, आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं अगर पूछता हूँ टैलेंट के बेस पे कर दीजिए, जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़े। सुनिए ना भाई साहब, ये 2 मिनट के लिए आप जब बोल रहे हैं कि आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं खत्म होना नहीं चाहिए, दोनों जानकारी आपके पास में सार्वजनिक साझा कर दीजिए।
नहीं, इतने दिन तक तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, आपकी सरकार वहां इसमें मौजूदा सरकार है, आप लोग अब आरक्षण कर रहे थे। जब चुनाव नजदीक आ गया इतने दिन तो नहीं बोले। 2019 में हमने आरक्षण किया। चलिए ठीक है, आगे आप क्या, देवलाल जी आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है, मैंने सुन लिया आपको, ठीक है। देवलाल जी बताइए, क्या आरक्षण पर जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे धनंजय जी को, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। मैंने पहले भी कहा कि आदिवासियों को सिर्फ कांग्रेस को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिनको भी आरक्षण मिलता है उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आप देखेंगे इस देश में आदिवासियों के लिए सोचने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। 70 सालों में इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आदिवासी समाज के आदमी को सर्वोच्च पद में देश के बैठा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया कि आदिवासी समाज को किस तरीके से सम्मान मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो जनजाति वर्ग के लिए, ट्राइबल के लिए अलग से मंत्रालय बना है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा इसके विकास के लिए। दूसरा, ये आरक्षण की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी तो अवश्य चाहती है कि आज जो आदिवासी है उनको 32% आरक्षण मिले, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने 32% आरक्षण मुहैया कराया। लेकिन उसके साथ ये भी चाहती है कि आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में आगे आए, वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल, इस प्रदेश में आदिवासी आगे बढ़े, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनकी भावनाओं को आपको समझना है। क्या वो ये लोग आपको एक चीज और कहना, आपके चैनल के माध्यम से ये लोग कह देते हैं कि शराब आदिवासियों की संस्कृति है और मैदानी इलाके में बताते हैं जहर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब मैदानी इलाके में शराब जहर है तो आदिवासियों के लिए कैसे अमृत हो सकता है? ये कांग्रेस के लोग चाहते ही हैं कि आदिवासी पिए मस्त रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान न दे, रोजी रोजगार में ध्यान न दे। इसलिए इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आज भानु प्रतापपुर में फिर पराजय के डर से, पराजय के भय से इन्होंने आरक्षण संबंधी जो कूट रचित दस्तावेज फिर से पेश करने वाले हैं। ये खुद अपने पिछड़ा वर्ग के इस मुख्यमंत्री है, पिछड़ा वर्ग की आरक्षण को अपने अकर्मण्यता के कारण नहीं बचा पाए, वो आदिवासियों के आरक्षण को क्या बचाएंगे? और इन लोग आरक्षण को नहीं बचा सकते, इस बात को मैं सत्यता के साथ कहना चाहता हूँ। चलिए, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नंद कुमार साह, नंदीराम कंवर, राम सेवक पैकरा और न जाने कितने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, जो पूरे आदिवासी समाज को गुमराह करते रहे। मैं पूछा ना, सीधा सवाल है। नंदीराम कंवर जी आदिवासी समाज के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको धोखा दिया रमन सिंह की सरकार ने। उसके एक और कमेटी बना दिए कि 32% आरक्षण जो दिया है उसका आधार क्या होगा, ये कमेटी बताएगी। दूसरी ओर न्यायालय को गुमराह कर दिए, न्यायालय को नहीं बताया गया कि आधार इस कमेटी के माध्यम से बताएंगे। किस मुंह से बात करते हैं? असल मायने में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। भाजपा जो है आदिवासियों को वोट देना चाहती है। मैंने कहा ना, ये रमन सिंह की जब सरकार थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना घृणित कार्य उनके द्वारा किया गया था। आदिवासी बेटियों से शराब पहुंचाने की ट्रेनिंग आरएसएस भाजपा की सरकार दे रही थी, जो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। आदिवासियों को नक्सली बताकर रमन सरकार ने जेल में बंद किया था। आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए रमन सरकार ने भू संशोधन विधेयक लाया था, जिसके कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, सुलझा के विधेयक वापस हुआ था। आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हुई झंझे मारे आश्रम में, तब आदिवासी नेता चुप थे और रमन सरकार चुप रही है। बेंटाकुलूर, सारकेकुला, न जाने कितने जगह आदिवासी बेटियों से अत्याचार हुआ। बस्तर में 700 गांव आदिवासियों का रमन सरकार के अत्याचार के चलते वो लोग पलायन कर गए। 100 गांव में आगजनी की घटनाएं हुई थी, क्योंकि उनको तो जमीन चाहिए था आदिवासियों का, उनको कानून अधिकार नहीं दिया था। बस्तर में 3000 स्कूल बंद किया रमन सरकार ने। हमारी सरकार वहाँ स्कूल खोली तो आज देखेंगे 300 स्कूल वहाँ पे खुला, तो वहाँ के बच्चे टॉप किए। आदिवासी समाज को अधिकार दे रहे हैं, ये आदिवासियों की तहसील कभी। ठीक है, आ गई आपकी बात। देवलाल जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। धनंजय जी को आप सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, इन्होंने तमाम आरोप आप पे मढ़ दिए हैं, इनका जवाब दीजिए। फाइनल कमेंट आप पर। देखिए, जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ की या देश की, ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री का आदिवासी विरोधी चेहरा मैं चंद विषयों के साथ आपको बताता हूँ कि अगर ये चाहते कि आदिवासी पढ़ लिख ले
तो हमारे यहाँ 7,000 जो ऐसे विद्यार्थी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के हैं जी। जिनको 25-25 हजार रुपया मिलना था, वो आज पर्यंत तक 2 सालों से नहीं मिला। ये चाहते ही नहीं कि आदिवासी परिवार के बच्चे पढ़े लिखे। दूसरा, रोजी रोजगार की बात करता हूँ, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए जमे थे इस सरकार में, 900 करोड़ लाभांश के, जिनका संयंत्र लगना था सुकमा, कांकेर, भानु प्रतापपुर और डंडी लोहारा क्षेत्र में। करीब उसमें 700 करोड़ रुपया खर्चा करके पाटन के एक गांव में ये संयंत्र लगा लिए, आदिवासियों के हक और अधिकार में डाका डाल दिए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए कि हाथी के कुचलने से आप धनंजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूँ, बहुत कम शब्दों में। उन हाथी से कुचले लोगों को 5 लाख रुपया मुआवजा, उत्तर प्रदेश में जाकर 50 लाख रुपया मुआवजा इनको सर ऐसी कथा करने में, ऐसी कार्य करने में नहीं मिला। देखो, नरेंद्र मोदी घोषणा तो करती है लेकिन पैसा देने की क्षमता में नहीं होती है। 3.5 लाख धनंजय जी 30 सेकंड, बस 30 सेकंड है आपके पास, रख लीजिए अपनी बात जो कहना है। ये पैसा हम आदिवासी, ठीक है, आगे आप दोनों की बात ठीक है। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया कि आखिरकार आरक्षण कितना जरूरी है। देवलाल ठाकुर प्रवक्ता भाजपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि आखिरकार आरक्षण की वास्तव में कितनी जरूरत है। क्या चुनाव आते ही आरक्षण की जरूरत आन पड़ी? क्या चुनाव नजदीक आते ही याद आने लगा भाजपा को, कांग्रेस को? बहरहाल अब देखना होगा कि जनता कितना समझती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कुछ पैसे बोरो करने थे।